ओम अरुणोदराय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार पांडे आप सभी प्रिय मित्रों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और इस ठंड के माहौल में अपने आप को सुव्यवस्थित करते हुए अपनी तैयारी में संलग्न होंगे। माँ वीणा पाणी आपके बुद्ध विवेक को हमेशा तरोताजा करते हुए उनका आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे और आप अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा जागृत रहें। आइए, कल हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत जिस विषय में चर्चा की थी, टॉपिक था हमारा पाषाण युग चल रहा है, प्रस्तर युग, आदिम मानव काल, जिसके अंतर्गत हमने नवपाषाण काल की चर्चा की थी, जिसमें भाग 3 का मैंने YouTube के माध्यम से आपको प्रस्तुत किया है। अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज नवपाषाण युग कालीन के कुछ स्थल हैं, उनके विषय में फिर से जानकारी करते हैं और ये आपका रहेगा नवपाषाण युग का भाग 3 का वापन। आइए देखते हैं नवपाषाण काल के स्थल। पहले जान लेते हैं नवपाषाण काल के स्थल कौन कौन से हैं। उत्तर पश्चिम भारत, कश्मीर, उत्तरी भारत, पूर्वी भारत और प्रायद्वीपीय भारत। इस ये 1, 2, 3, 4 और 5 जगह से प्राप्त हुए हैं नवपाषाण कालीन के अवशेष। आइए देखते हैं। सबसे पहला है उत्तर पश्चिम भारत, जिसके अंतर्गत बलूचिस्तान का क्षेत्र और ऊपरी सिंधु प्रणाली आती है, जहां से नवपाषाण कालीन काफी अवशेष प्राप्त हुए हैं। बलूचिस्तान का जो क्षेत्र था, वहां से हमें नवपाषाण कालीन बलूचिस्तान के अंतर्गत मेहरगढ़, किलीगुल, मोहम्मद और राना गुंडई। मेहरगढ़ से राख के टीले वगैरह प्राप्त हुए हैं और यहीं से जो है ये करीब 60,000 ईसा पूर्व बताया गया है कि नवपाषाण के बस्ती ये पाकिस्तान में हो चुकी है। यहाँ से बस्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, प्राचीन भारतीय मानव के बस्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। इसके बाद ऊपरी सिंधु प्रणाली, जहां जलीलपुर और सराय खोला 2 क्षेत्र हैं यहां से, जिसमें जलीलपुर जो क्षेत्र है, स्थान है, ये पाकिस्तान में है इस समय। यहां से मछली पकड़ने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किस प्रकार के साथ? जाल डुबाने के लिए, मछली पकड़ने के लिए जाल चाहिए, तो जाल डुबाने के लिए पकी मिट्टी के गोहिकाएं प्राप्त की गई हैं। और इसके पश्चात आता है सराय खोला, यहां से भी कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब आता है कश्मीर का क्षेत्र, झेलम घाटी। सबसे पहले झेलम घाटी, फिर बुर्जहोम जो क्षेत्र है, और झेलम घाटी में बुर्जहोम का क्षेत्र है और गुप्त कराल का क्षेत्र। यहां से गुप्त कराल यानी कुम्हार की गुफाएं प्राप्त हुई हैं गुप्त कराल से। और बुर्जहोम का जो क्षेत्र है, यह कश्मीर का राज्य है, यहाँ बुर्जहोम स्थान है। यहाँ ये ये स्थल से जो प्राप्त हुए कैसे, यह श्रीनगर स्थित झील के किनारे गर्तावास गड्ढाघर यानी गर्तावास में घर बने हुए हैं। इस प्रकार के प्रमाण 1935 ईस्वी में डी टेरा व पीटरसन द्वारा खोजा गया था। बुर्जहोम गर्तावास के गड्ढे जो खोजे गए थे, यहाँ के लोग खेती से परिचित थे। यहाँ कब्रों में मनुष्य के
साथ उसके उनके पालतू पशु को भी दफनाया जाता है। कुत्ते का साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुआ है, बुर्ज-होम से। और इसकी जो बुर्ज-होम का जो गर्तावास के जो गड्ढे की खोज की थी वो 1935 ईस्वी में गड्ढे की खोज की गई थी। और वो पुरावेत्ता थे डी टेरा और डी टेरा व पीटरसन। इन्होंने गर्तावास गड्ढे की खोज की थी। कहाँ था? श्रीनगर स्थित, यही झेलम घाटी में श्रीनगर स्थित झील के किनारे गर्तावास गड्ढे के प्रमाण प्राप्त किए थे। यहाँ के लोग खेती से परिचित थे। इन्होंने सिद्ध करके वहां जो साक्ष्य में है इससे पता चलता है, पीटरसन ने कहा कि यहाँ के लोग खेती से परिचित थे। और जब मानव का अंतिम संस्कार होता था तो उसको जब दफनाया जाता था तो कब्रों में मनुष्य को जब दफनाते थे तो उसके साथ उसके पालतू कुत्ते को भी साक्ष्य प्राप्त किए हैं पीटरसन और टेरा ने। इसके बाद आता है गुफा कराल जो है कुम्हार की गुफा है, इसको कहते हैं। ये भी कश्मीर का क्षेत्र है। ये श्रीनगर से 41 किलोमीटर की दूरी पर है। श्रीनगर से कितनी दूरी पर है ये? 41 किलोमीटर की दूरी पर है। कौन? गुप्त कराल श्रीनगर से 41 किलोमीटर किमी की दूरी पर है गुप्त कराल। ठीक है ना? 41 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। 41 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। दक्षिण पश्चिम में स्थित क्या है? गुप्त कराल। श्रीनगर से 41 किलोमीटर की दक्षिण पश्चिम में स्थित है गुप्त कराल। और यहां से कृषि व पशुपालन दोनों ही प्रकार के साक्ष्य मिले। यहां से कृषि व पशुपालन दोनों प्रकार के साक्ष्य गुप्त कराल से हमको प्राप्त हुए। और इसके अतिरिक्त पत्थर एवं अस्थियों से हड्डी निर्मित औजार यहीं से प्राप्त हुए हैं। पत्थरों से हड्डी निर्मित औजार गुप्त कराल से ही प्राप्त हुए हैं। यहीं से गुप्त कराल से ही पत्थरों से हड्डी निर्मित औजार प्राप्त हुए। हड्डी निर्मित औजार भी प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा धूसर, मृदभांड, सिलबट्टा, यहीं से धूसर, मृदभांड और सिलबट्टा, सिलबट्टा ये भी जो है यहीं से प्राप्त हुआ है। सिलबट्टा यानी मसाला पीसने वाला घरेलू उपकरण जिसे सिलबट्टा कहते हैं। वह हड्डी से निर्मित सुई, हड्डी से निर्मित सुई भी प्राप्त हुई है। हड्डी से निर्मित गुप्त कराल जो कश्मीर का क्षेत्र है, गुप्त कराल यहीं से सुई भी प्राप्त हुई। प्रश्न में पूछा जा सकता है कि हड्डी से निर्मित सुई कहां से प्राप्त हुई है? तो वह प्राप्त हुई है गुप्त कराल कश्मीर से। ठीक है ना? अब इसके बाद देखते हैं
यहीं से गेहूं, मटर, जौ, मसूर आदि के दाने भी प्राप्त हुए। ये सब चीजें जो है गुप्तकराल से प्राप्त हुई हैं। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि गुप्तकराल से बहुत सी चीजें, हड्डी से निर्मित उपकरण, औजार प्राप्त हुए हैं, सुई प्राप्त हुई है हड्डी से निर्मित। और इसके बाद आता है आपका उत्तरी भारत। तो उत्तरी भारत में जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत था, उत्तरी भारत के क्षेत्रों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश और बिहार, ये उत्तर भारत के क्षेत्र हैं। उत्तर भारत के क्षेत्र में सबसे पहला नाम आता है कोलडीवा और दूसरा आता है मैदाहा का स्थान। मैदाहा जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, यहां से गंगा नदी के दक्षिण में विंध्य क्षेत्र के उत्खनन से गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। कहां से? मैदाहा। मैदाहा से यहां से क्या प्राप्त हुआ है? गंगा नदी के दक्षिण विंध्य का क्षेत्र जो है, विंध्य क्षेत्र के उत्खनन से गोलाकार झोपड़ियों क्या प्राप्त हुआ है? गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गोलाकार झोपड़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। धान के अलावा जौ की खेती व पशुपाला के भी साक्ष्य है। यहां पर धान के अलावा जौ की खेती व यहीं से पशुपाला, जहां पे पशुओं को रखा जाता था, पशुपाला, ये भी, इसके भी साक्ष्य जो है कहां से प्राप्त हुए? मैदाहा। तो मैदाहा से क्या है? मैदाहा गंगा नदी के दक्षिण विंध्य क्षेत्र के उत्खनन से गोलाकार झोपड़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। धान के अलावा जौ की खेती के प्रमाण मिले हैं और पशुपाला के भी साक्ष्य मैदाहा से प्राप्त हुए हैं। तो मैदाहा का क्षेत्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश, उत्तरी भारत में आता है ये। इसके बाद आता है आपका कोलडीवा। कोलडीवा जो है उत्तर प्रदेश का है। यह इलाहाबाद, कोलडीवा कहाँ है? यह उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है और ये इलाहाबाद में के निकट, इलाहाबाद के दक्षिण में वेलन घाटी के तट पर स्थित है क्या? कोलडीवा। इलाहाबाद के दक्षिण में बेलन घाटी के तट पर स्थित है। वह क्षेत्र कौन सा है? कोलडीवा का क्षेत्र। यहाँ के उत्खनन से 65,000, यहाँ जो उत्खनन हुआ यहाँ से 6,500 ईसा पूर्व धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं कोलडीवा से। 6,500 ईसा पूर्व के धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। जो धान की खेती भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है, तो वह है कोलडीवा का स्थान। और यह है इलाहाबाद के दक्षिण में बेलन घाटी के तट पर स्थित यह कोलडीवा है।
जहां से 6500 ईसा पूर्व धान की खेती के प्रमाण प्राप्त किए गए थे और भारत में ही नहीं अपितु विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य ये माना गया है कोल्डीवा का क्षेत्र। इसके बाद आता है आपका कौन सा, ये आपका हो गया, इसको साफ कर देता हूं। इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश के बाद आपका आता है कौन सा, बिहार क्षेत्र। बिहार में आता है चिरांद। चिरांद क्या है, यह बिहार के सारण जिले में स्थित है। चिरांद जो है, चिरांद का स्थान जो है यह बिहार के कहां पे स्थित है, बिहार के सारण जिले में। सारण एक जिला है बिहार में, वहां पर चिरांद का क्षेत्र है और यह यहां की स्थित जो थी ताम्रपाषाण कालीन एवं नवपाषाण कालीन स्थल से, जहां से प्रचुर मात्रा में अस्थियों एवं सिंहों से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए। यहां पे क्या हुआ, यहां पे ताम्रपाषाण कालीन एवं नवपाषाण ताम्रपाषाण कालीन एवं नवपाषाण कालीन स्थल है कौन सा, चिरांद। यह स्थल है चिरांद स्थल। यहां से प्रचुर मात्रा में क्या प्राप्त हुए हैं, अस्थियों एवं सिंहों से निर्मित उपकरण। यहां पर जो है अस्थियों एवं सिंहों से बने उपकरण प्राप्त हुए हैं। कहां से, चिरांद से अस्थियों एवं सिंहों से बने हुए उपकरण प्राप्त किए गए प्रचुर मात्रा में। यहां के लोग बैल, हाथी, बारहसिंगा, गैंडा आदि पशुओं से परिचित थे। इसके भी प्रमाण प्राप्त हुए। बांस बल्ली की झोपड़ियां बनाते थे। यहां के लोग जो है बांस बल्ली की झोपड़ियां बनाते थे। चिरांद के लोग बांस बल्ली की झोपड़ियां बनाते थे और धान, मसूर, गेहूं, मूंग, जौ आदि की कृषि करते थे। ये था चिरांद के विषय में। इसके बाद आता है आपका चिरांद के बाद शेनुआर। शेनुआर का जो क्षेत्र है इसके विषय में ज्यादा कुछ नहीं अभी उपलब्ध है। आइए देखते हैं इसके बाद पूर्वी भारत। पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल, पांडुराजा, डिवी, असम, अब देखते हैं पश्चिम बंगाल में चावल की बहुतायत मात्रा में खेती होती है। इसके प्रमाण मिले हैं। सारूतारू देखते हैं। आसाम का सारूतारू, मारकंडोला। सारूतारू जो है आसाम का दाऊदली भी है। यहाँ से कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सारूतारू का जो क्षेत्र है यह गुवाहाटी के निकट, गुवाहाटी के निकट जो उत्खनन किया गया आदिम कुल्हाड़ियां व चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। सारूतारू से यहां से क्या प्राप्त हुआ है, गुवाहाटी के निकट उत्खनन हुआ। गुवाहाटी के निकट उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ, यहां से आदिम कुल्हाड़ियां, आदिम कुल्हाड़ियां, आदिम कुल्हाड़ियां
एवं आदिम कुल्हाड़ियों में चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए। और क्या प्राप्त हुआ है? चित्रित मृदभांड सारूतारू से प्राप्त हुआ है। गुवाहाटी के निकट जो खनन हुआ, जहां से आदिम कुल्हाड़ियां व चित्रित मृदभांड सारूतारू जो आसाम का क्षेत्र है वहां से प्राप्त किए गए। इसके बाद आता है आपका कर्नाटक का क्षेत्र। कर्नाटक का क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत। कर्नाटक के क्षेत्र से ब्रह्मगिरी, हल्लोर, कोडाईकनाल, कोपगाल, मास्की, पलवाई, संगनकल्लू, तक्कलकोटा और आंध्र प्रदेश नागार्जुन कोटा, पिक्कली हलवा, उत्तनूर, तमिलनाडु पैनपल्ली। तो इसमें देखते हैं कहां से प्राप्त हुआ है। पिक्कली हलवा आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है। मास्की आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा? संगनकल्लू। संगनकल्लू क्या है? संगनकल्लू का कर्नाटक का क्षेत्र है और यह मैसूर के निकट बेल्लारी जिले में है। संगनकल्लू यह कर्नाटक का क्षेत्र है और ये कहां पे है? संगनकल्लू यह मैसूर के निकट बेल्लारी जिले में, मैसूर के निकट बेल्लारी जिले में संगनकल्लू का क्षेत्र है और स्थित है। यह क्षेत्र कर्नाटक के संगनकल्लू क्षेत्र का बेल्लारी मैसूर के निकट बेल्लारी जिले में है और यहां से राख के टीले और पशुपालकों के स्थल प्राप्त हुए हैं। यहां से क्या प्राप्त हुए? राख के टीले व पशुबाड़ा टीले के रूप में प्राप्त हुए हैं। पशुबाड़े, ठीक है ना, स्थल प्राप्त हुए हैं। राख के टीले व पशुबाड़ा के स्थल प्राप्त हुए हैं। और ये जो टीले हैं पशुबाड़े के ही टीले हैं जिनके राख के स्थल प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है आपका पिक्कली हल। कर्नाटक का ही क्षेत्र एक और है पिक्कली हल। पिक्कली हल का जो क्षेत्र है नवपाषाण काल निवासी पशुपालक थे। ये सभी जानते हैं कि नवपाषाण में पशुपालन की व्यवस्था सुचारू रूप से प्रारंभ हो गई थी। यहाँ गाय, बैल, बकरी एवं भेड़ आदि पाले जाते थे। कहाँ? पिक्कली हल में। और पिक्कली हल में एक राख के ढेर और निवास स्थान दोनों प्रकार के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। इसके बाद आता है आपका अगला तमिलनाडु पैयमपल्ली। दक्षिण का क्षेत्र है। यहां से भी नवपाषाण युगीन कुछ अवशेष प्राप्त हुए जिनका उल्लेख यहाँ पे नहीं है, लेकिन इन स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। आइए देखते हैं आगे। पिक्कली हल वर्तमान कर्नाटक में जहां दो प्रकार के साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। पिक्कली हल में कौन कौन से? राख के ढेर व निवास स्थान प्राप्त किया गया है।
कच्ची ईंटों के घरों के तथा बर्तन बनाने की कला के साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। मेहरगढ़ से क्या प्राप्त हुआ है? कच्ची ईंटों के घरों के साक्ष्य प्राप्त हुए और बर्तन बनाने की कला का के साक्ष्य भी मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए। मेहरगढ़ पाकिस्तान का क्षेत्र है। जलीलपुर पाकिस्तान से मछली पकड़ने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जाल डुबाने की पक्की मिट्टी की गुहाएं प्राप्त हुई हैं जिनसे मछली पकड़े जाल डाल के पकड़ा जाता था। कृषि के प्राचीन साक्ष्य के अंतर्गत गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्मों की खेती व कच्ची ईंटों के आयताकार मकान के साक्ष्य नवपाषाण कालीन प्राप्त हुए हैं। यहीं से ये तो जो है मित्रों नवपाषाण कालीन आज यही समाप्त होता है। अब इसके बाद हम लोग जो अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे ताम्रपाषाण कृषक संस्कृतियां किस प्रकार की थी, इसके विषय में ताम्रपाषाण काल के बारे में कल नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा आने वाले समय में करेंगे। अगला नया टॉपिक आपका होगा, लेकिन इसके पहले कल हम नए टॉपिक पे हो सकता है कि मध्यकालीन इतिहास के विषय में चर्चा करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। नए टॉपिक से नए उमंग के साथ आपके समक्ष फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।